Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. I hope you all are doing well for your SSC preparation. Today I'll be discussing about Global North and Global South. देखिए टर्म्स क्या है, क्या जोग्राफिकली डिवाइडेड है या कुछ और रीजन है इसके पीछे, तो हम इस वीडियो में देखेंगे क्या ग्लोबल नॉर्थ है, क्या ग्लोबल साउथ है, किस बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है, ग्लोबल साउथ के क्या क्या कंसर्न्स है। देखिए ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ जो है ये कोई जोग्राफिकली डिवाइड नहीं किया गया है कि पूरे ग्लोब में जो नेशंस नॉर्थ में आ रहे हैं दैट इज ग्लोबल नॉर्थ और जो साउथ में आ रहे हैं दैट इज ग्लोबल साउथ, ऐसा नहीं है। यहाँ पे है डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स, मतलब जो देश ज़्यादा इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली स्टेबल है दैट इज कंसिडर्ड एज ग्लोबल नॉर्थ, और ऐसे नेशंस जो कि इनस्टेबिलिटी है, जहाँ पे पॉवर्टी है, जो ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग है, अंडर डेवलप्ड है, दैट इज कंसिडर्ड एज ग्लोबल साउथ। देखिए द टर्म्स ग्लोबल साउथ एंड ग्लोबल नॉर्थ हम डिस्क्राइब करते हैं किसी देश की सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिवाइड, कंट्रीज मतलब उनका डेवलपमेंट कितना है, वेल्थ कितनी, उनके पास पावर कितनी है, मतलब वहाँ के पर कैपिटा इनकम क्या है, इन सभी चीज़ों को देखते हुए इसको डिवीजन किया गया है। देखिए ग्लोबल नॉर्थ कौन सी कंट्रीज आती है, जो कि ज़्यादा डेवलप्ड है, इंडस्ट्रियलाइज्ड है एंड वेल्दियर नेशन है, मतलब जो ऑलरेडी डेवलप्ड नेशंस है। मोस्टली ये ऐसा है कि अधिकतर जो नॉर्थ में नेशंस है वही ज़्यादा डेवलप्ड है, वही ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड है। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूड होती है, नॉर्थ अमेरिका वाली, यूरोप वाली, ईस्ट एशिया वाली जैसे कि यूएसए, कनाडा, यूके, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया, ये सब इंक्लूड होती है नॉर्थ, ग्लोबल नॉर्थ में। इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि इनकी इनकम क्या है, हाई पर कैपिटा, मतलब पर कैपिटा इनकम अगर हम देखें पर पर्सन इनकम वो क्या है, हाई है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी हाई लेवल का यूज़ किया जाता है, ज़्यादा है, मतलब डेवलप्ड है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। यहाँ पे लिटरेसी ज़्यादा है, हेल्थ केयर की स्टैंडर्ड्स अच्छे हैं, हेल्थ की सुविधाएं अच्छी हैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी से। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ग्लोबली अगर हम जैसे ऑल ओवर द ग्लोब देखें तो इनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। जैसे कि आप यूएस को देखेंगे तो यूएस का इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा है, वहीं रशिया को देखेंगे, फ्रांस देखेंगे, यूके देखेंगे, जापान देखेंगे, तो ये क्या है, इनका इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द ग्लोब ज़्यादा है। वहीं अगर आप अफ्रीका के नेशंस की बात करें उनकी कोई बात ही नहीं करता है ज़्यादा, वहीं साउथ अमेरिका वाले नेशंस की बात करें उनका कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं है। तो ये जो नेशंस है जो कि ग्लोबल नॉर्थ में आते, पॉलिटिकली अगर हम देखें तो उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। मोर कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू क्लाइमेट चेंज, देखिए ये जो देश है डेवलप्ड है, इकोनॉमी अच्छी है, लेकिन क्लाइमेट चेंज भी क्या करते हैं, क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल भी यही नेशंस है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इंडस्ट्रीज यहाँ पे ज़्यादा है, टेक्नोलॉजीज ज़्यादा है, यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं टेक्नोलॉजीज का, तो क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल भी नेशन ज़्यादा है। देखो अगर हम मैप में देखें, देखिए ये जो लाइन है इसको ब्रेंट लाइन कहा जाता है, ब्रेंट लाइन एक पर्सन ने डिवीजन किया था इसका। तो देखिए येलो येलो कलर जो है आपको दिख रहा है, जो भी येलो येलो पार्ट्स में, ये सब क्या है, ग्लोबल नॉर्थ। वहीं जो नीचे साउथ में दिख रही है नेशंस क्या है, ग्लोबल साउथ। तो इस तरीके से इसका डिवीजन किया गया है ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ का। फिर आप देखेंगे तो देखिए नॉर्थ अमेरिका वाली मोस्टली कंट्रीज, यूएस, कनाडा हो गया, इधर यूरोप की सारी कंट्रीज आ गए, रशिया आ गया और इधर ऑस्ट्रेलिया आ गया। अगर हम ग्लोबल साउथ की बात करें तो ये कौन से नेशन है, डेवलपिंग एंड लेस डेवलप्ड, मतलब जो अभी उभर रहे हैं, मतलब डेवलप्ड नहीं हुए हैं, सिर्फ स्टार्ट किया है। देखिए मतलब डेवलप्ड अगर हम बोले मतलब ऑलरेडी वो, जैसे अगर हम एक चलने और दौड़ने का कंपेरिजन देखें तो बच्चा है जो अच्छे से दौड़ने लग गया मतलब वो डेवलप्ड है, जिसने अभी अभी चलना सीखा है दैट इज डेवलपिंग नेशंस। और जो अंडर डेवलप्ड है मतलब अभी से बिल्कुल धीरे धीरे उन्होंने पैर ही रखना सीखा है, दैट इज ऐसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि इनको डेवलपिंग और डेवलप्ड में कैसे हम अंतर बता सकते हैं। तो इसमें मोस्ट कंट्रीज अफ्रीका की है, लैटिन अमेरिका की है, एशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ ओशनिया। तो अगर हम देखें कैरेक्टरिस्टिक तो लोअर इनकम लेवल है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, यहाँ पे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, इनका हेल्थ केयर और एजुकेशन में बहुत कम, मतलब बहुत हाई लेवल की एजुकेशन नहीं है। जैसे अगर हम इंडिया में भी देखें, इंडिया डेवलपिंग है, यहाँ पे कुछ लोग तो बहुत अमीर है लेकिन कुछ पोर्शन ऐसा है जहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर हम बात करें तो हमारा देश 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन फिर भी वहाँ पे पॉवर्टी अगर हम देखेंगे तो कुछ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, इलिटरेसी है। तो इस तरीके की इनइक्वालिटी है इन देशों में। हेल्थ केयर के ऊपर कम एक्सेस है, इनका एजुकेशन कम है, हायर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, डिपेंडेंस इनका एग्रीकल्चर नेचुरल रिसोर्सेज पे है।
क्लाइमेट चेंज की वजह से वल्नरेबल है। देखिए रिस्पॉन्सिबल कौन है क्लाइमेट चेंज के लिए? डेवलप्ड नेशंस, ग्लोबल नॉर्थ, बट वल्नरेबल कौन है? ग्लोबल साउथ। इकोनॉमिक शॉक्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये सब चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। हमेशा ये फेयर रिप्रेजेंटेशन की ही कोशिश करते रहते हैं कि हमारा रिप्रेजेंटेशन हो ऑल ओवर द ग्लोब में, कहीं ना कहीं इनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम हो पाता है। जैसे अगर बड़े बड़े ग्रुप्स भी देखेंगे, जैसे G7 हो गया, तो G20 हो गया, तो इनमें कई सारे देश है डेवलपिंग नेशंस के जो बहुत कम आ पाते हैं, मतलब ग्लोबल साउथ के बहुत कम नेशंस है जो कि उनमें इंक्लूड है। कुछ कुछ है लेकिन बहुत कम इंक्लूड है। ज़्यादा पोर्शन किसका है? ग्लोबल नॉर्थ का है। ओरिजिन ऑफ द टर्म, देखो पहले कोल्ड वॉर का जो टाइम था वहाँ पे इसको फर्स्ट वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड कहा जाता था पहले, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड ग्लोबल नॉर्थ वाले, थर्ड वर्ल्ड ग्लोबल साउथ वाले। लेकिन बाद में धीरे धीरे इसका डिवीजन हुआ। 20th सेंचुरी में इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल स्टेटस के ऊपर फोकस किया गया, न कि ज्योग्राफी के ऊपर। सम सदर्न कंट्रीज जैसे कि ऑस्ट्रेलिया साउथ में है लेकिन फिर भी आता काय में है? ग्लोबल नॉर्थ में है, ड्यू टू इकोनॉमी, कई की वजह से, क्योंकि उसकी इकोनॉमी अच्छी है। इंडिया पोजीशन इन ग्लोबल साउथ, अगर हम इंडिया की पोजीशन देखें ग्लोबल साउथ में, तो इंडिया की काफ़ी अच्छी पोजीशन है एज कम्पेयर टू अदर ग्लोबल साउथ नेशंस। तो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंट्री में से आता है इंडिया ग्लोबल साउथ में। इट इज़ स्टिल क्लासिफाइड एज डेवलपिंग कंट्री, भले वो है डेवलपिंग कंट्रीज लेकिन फिर भी वो काय में आता है? मोस्ट इन्फ्लुएंशियल है अमंग अदर ग्लोबल साउथ नेशंस। इंडिया प्लेज अ की लीडरशिप रोल इन रिप्रेजेंटिंग द ग्लोबल साउथ वॉइस ऑन ग्लोबल प्लेटफॉर्म। देखो इंडिया बहुत एक अच्छा नेशन है जो कि अपनी वॉइस और ग्लोबल साउथ की वॉइस जो है उसको लेके जा सकता है कहाँ पे? जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन से। जैसे इंडिया अपनी डिमांड भी करता है UNSC में परमानेंट 5 मेंबर्स में कि मुझे परमानेंट मेंबर बनना है, मुझे परमानेंट मेंबर बनना है, ताकि ग्लोबल साउथ को वो क्या कर सके? रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ की आवाज़ वो वहाँ तक पहुँचा सके, यहाँ की जो चीज़ें है रिक्वायरमेंट्स हैं उन सबको आगे तक पहुँचा सके। क्यों इंडिया इंपॉर्टेंट है ग्लोबल साउथ के लिए? वो लार्ज इकोनॉमी, अभी 4th लार्जेस्ट बन चुका है, 4th 5th लार्जेस्ट कह सकते हैं इकोनॉमी बाय GDP, दो स्टिल विथ वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। को लार्ज इकोनॉमी, हालांकि यहाँ पे पॉवर्टी है बट फिर भी लार्जेस्ट इकोनॉमी में आता है और फिर पॉवर्टी है, तो वो एक तरीके से ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करने में क्या रहेगा? एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है। डेमोक्रेसी, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है। लीडरशिप अगर हम ग्लोबल फोरम्स में देखें तो इंडिया ने एक्टिवली लीड किया। एक G77 ग्रुप बनाया गया था, उसमें ब्रिक्स हो गया, कई सारे UN के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, WTO हो गया, क्लाइमेट की जो समिट्स होती है, जैसे COP हमेशा मीटिंग कंडक्ट करवाई जाती है, वहाँ पे हमेशा इंडिया पार्टिसिपेट करता है और वहाँ पे जो भी मतलब बातें होती है, जो भी वहाँ पे बातें की जाती है, उन सबको हमेशा फॉलो करता है, अपनी तरफ से कुछ टारगेट्स लेता है, उनको फुलफिल करता है। इसने होस्ट भी किया था इंडिया ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2023 में, वॉइसेस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट को होस्ट किया था ताकि डेवलपिंग नेशंस जो उनको यूनाइट कर सके। उसके अलावा लोकेशन अगर हम देखें तो जियोपॉलिटिकली इम्पोर्टेंट है एशिया में, क्योंकि इंडियन ओशन में इसका इन्फ्लुएंस काफ़ी अच्छा है, मतलब इंडिया का इन्फ्लुएंस इंडियन ओशन में अच्छा है, तो इस रीज़न से भी क्या है? इंडिया इम्पोर्टेंट है। तो ग्लोबल साउथ की वॉइस बन सकता है इंडिया, क्योंकि इतने सारे रीजंस हैं हमारे पास और पावर भी है इंडिया में, कैपेसिटी भी है। तो अगर हम ग्लोबल साउथ के चैलेंजेस देखें कि ग्लोबल साउथ वाले नेशंस क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं। पहला तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, तो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, रॉ मटेरियल पे, और लो स्किल मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंडेंट है। लो स्किल मैन्युफैक्चरिंग इन सब चीज़ों पे डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे क्या है? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, मतलब लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है और कुछ के पास ये तो बहुत ज़्यादा है। अनफेयर ग्लोबल ट्रेड रूल्स, डेट बर्डन्स, मतलब इनके साथ ग्लोबल ट्रेड के रूल्स भी अनफेयर होते हैं। डेट का बहुत सारा बर्डन्स रहता है, मतलब कई सारे देश है जो लोन ले रखे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से, ग्लोबल मार्केट में इनका एक्सेस कम हो पाता है। दूसरी चीज़ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। पुअर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम एंड इनकम डिस्पेरिटीज़, मतलब सोशल सिक्योरिटी सिस्टम पे अगर हम देखें तो यहाँ का पुअर है और इनकम डिस्पेरिटीज़ बहुत ज़्यादा है। लैक ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, ह्यूमन कैपिटल में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम होता है, मतलब ह्यूमन की स्किल्स बढ़ाना है, ह्यूमन को ट्रेन करना, उन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कम है यहाँ पे। इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, स्किल्ड नहीं है कि वो बड़े बड़े वेंचर्स स्टार्ट करे, उसके बाद बड़ी बड़ी काम करे, मतलब कोई बिजनेस स्टार्ट करे, कोई बड़ी कंपनी ओपन करे। हेल्थ सिस्टम यहाँ पे इनएडिकेट है, मतलब कोविड टाइम पे पता चला था कई सारी नेशन से जिनके पास वैक्सीन नहीं पहुँच पाई थी, कई सारे जो बहुत ज़्यादा जूझना पड़ा था उनको उस टाइम पे। टेक्नोलॉजी गैप है, इनके पास हाई एंड टेक्नोलॉजीज नहीं हो पाती, रिसर्च और इनोवेशन
नहीं है इन देशों में, मतलब है बट एक लिमिटेड लेवल पे है, बहुत कम लेवल पे है। डिजिटल डिवाइड, अगर हम यहाँ के नेशंस में देखेंगे तो अर्बन और रूरल में इतना ज़्यादा डिजिटल डिवाइड है कि अर्बन नेशंस में तो चलो डिजिटल है, लोग डिजिटल चीज़ों से उनके पास है एक्सेस उनका, लेकिन रूरल एरियाज, मार्जिनलाइज्ड एरियाज है जहाँ पे डिजिटली चीज़ें नहीं आ पाती है, मतलब उनके पास मोबाइल कंप्यूटर वाली फैसिलिटीज़ नहीं हो पाती, इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं हो पाती है। क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी, देखो ग्लोबल साउथ कंट्रीब्यूट करते हैं लीस्ट टू क्लाइमेट चेंज, मतलब क्लाइमेट चेंज में इनका रोल बहुत कम है, स्टिल दे हैव टू फेस, we can say that they are vulnerable to climate change, मतलब जो उसका इफेक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज का, उसकी वजह से इनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, भले इनका कंट्रीब्यूशन टू क्लाइमेट चेंज कम है, जैसे कि फ्लड्स आना, ड्रोट्स आना, हीट वेव्स आना, इन देशों को ज़्यादा फेस करना पड़ता है। इनके पास फंड कम रहता है फॉर क्लाइमेट एडप्शन एंड डिजास्टर रिकवरी, मतलब किसी देश में मानो फ्लड आ गई, यहाँ पे कोई सूखा हो गया, हीट वेव्स आ रही है, तो इनके पास बहुत कम पैसा रहता है, बहुत कम फंड रहता है कि उस चीज़ से रिकवर कर पाए। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, उनको वीक इंस्टीट्यूशंस, करप्शन, कॉन्फ्लिक्ट एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस डिस्टर्ब गवर्नेंस, मतलब यहाँ पे कई बार मतलब एक तो करप्शन बहुत ज़्यादा रहता है इन देशों में, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस गवर्नेंस को डिस्टर्ब कर देता है, इस वजह से यहाँ की पॉलिटिकल क्या रहता है, मतलब गवर्नमेंट जो रहती है इनस्टेबल रहती है कई सारे देशों में। स्ट्रगल फॉर फेयर रिप्रेजेंटेशन इन इंटरनेशनल बॉडीज, मतलब ये हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं कि इनको अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिले इंटरनेशनल लेवल पे, जिस तरीके से ग्लोबल नॉर्थ का रिप्रेजेंटेशन होता है इसी तरीके से हम चाहते हैं ग्लोबल साउथ का भी क्या हो, रिप्रेजेंटेशन हो, जैसे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और IMF, मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन 1945 में बना था और उस टाइम पे उसमें बहुत कम नेशंस थे, लेकिन जिस तरीके से वो क्या हो गया है, अभी टाइम कितना हो गया, 1945 के बाद अभी 80 ईयर्स हो गए हैं, फिर भी उसके अंदर कोई रिफॉर्म्स नहीं हुए ना, ग्लोबल साउथ का कोई नेशन उसमें इंक्लूडेड है। तो हम चाहते हैं कि जो इंडिया है या फिर जो ग्लोबल साउथ के नेशंस है उनका भी पार्टिसिपेशन हो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसके परमानेंट मेंबर में, ताकि अगर कोई भी डिसीजन लिया जाए रिलेटेड टू इट तो वो क्या कर सके, वहाँ पे अपने ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट कर सके। इसीलिए इंडिया हमेशा चाहता है कि इंडिया को एटलीस्ट परमानेंट मेंबर में क्या मिल जाए, पोजीशन मिल जाए। कुछ देश सपोर्ट करते हैं इसको, लेकिन जैसे चाइना है, परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर रहती है, उसकी वजह से क्या कर देता है, इंडिया को रोक देता है वहाँ पर परमानेंट मेंबर बनने से। माइग्रेशन एंड ब्रेन ड्रेन, यहाँ पे क्या होता है, ग्लोबल साउथ वाले कई नेशन है जहाँ पे स्किल्ड वर्कर्स तो रहते हैं, लेकिन उनको माइग्रेट करना पड़ता है ग्लोबल नॉर्थ की तरफ और आगे अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। शॉर्टेज ऑफ टैलेंट इन होम कंट्रीज, इसी वजह से क्या हो जाता है कि जो उनकी होम कंट्री है वहाँ पे टैलेंट का शॉर्टेज हो जाता है। अगर हम इसके वे फॉरवर्ड की बात करें तो क्या करना चाहिए इस चैलेंज को टू ओवरकम करने के लिए, तो साउथ साउथ कोऑपरेशन, मतलब ये जो डेवलपिंग नेशन है सारे, इनको कोलैबोरेट करना चाहिए और सबको मिल के क्या करना चाहिए, वॉइस रेज करना चाहिए और अपना हक मांगना चाहिए, फिर मतलब आगे बढ़ने के लिए कोशिश करना चाहिए। फेयर ट्रेड एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म, ट्रेड इनका अच्छे से होना चाहिए, फाइनेंशियली इनमें रिफॉर्म्स आने चाहिए। स्ट्रॉन्गर रिप्रेजेंटेशन ग्लोबल गवर्नेंस, मतलब सारे देश मिल के अगर बात करेंगे, कोशिश करेंगे तो इनको भी एक रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, कहाँ पे, ग्लोबल गवर्नेंस में। एजुकेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए, हेल्थ में, टेक्नोलॉजी में, ताकि ये भी आगे बढ़ सके, ग्लोबल नॉर्थ के जैसे बन सके। क्लाइमेट जस्टिस और ग्रीन डेवलपमेंट फाइनेंसिंग, इस पे इनको फोकस करना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ यू वांट इट्स PDF, यू कैन ज्वाइन आवर चैनल SSB वर्ल्ड FDA। थैंक यू सो मच। जय हिंद।